टाइम लो, पर कितना टाइम? सामने मत आइएगा राहुल, सामने मत आना। अरे यार, जो मना करते वही करते हो। प्रधानाचार्य नेशनल पीजी कॉलेज डॉक्टर श्री एसएनएस यादव मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ, डॉक्टर श्री अनिल जनरल मैनेजर एनआरएचएम, डॉक्टर अमिता जैन जी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी केजीएमसी, डॉक्टर डी हिमांशु एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल केजीएमसी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं नेशनल पीजी कॉलेज के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से हमारे डॉक्टर श्री के सिंह साहब। L2 एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के उत्थान हेतु निरंतर धर्मार्थ व जागरूकता के कार्यक्रम कर रहा है। L2 ट्रस्ट के सदस्यों का उद्देश्य समाज के किसी एक मुद्दे पर काम करना नहीं, बल्कि समाज उत्थान से जुड़े हर मुद्दे पर जागरूकता फैलाना है, तो चाहे वह कन्याभ्रूण हत्या हो व औरतों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, सामाजिक एकता व अखंडता के लिए, रक्तदान शिविर के लिए, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए L2 ट्रस्ट हमेशा जागरूकता अभियान अपना चलाता रहा है और समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने की सोच रहा है। आज पूरा देश स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी की चपेट में है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम रोज अखबार देखते हैं, अखबार में हमें आंकड़े पता चलते हैं। ये स्वाइन फ्लू, इसके लक्षण, इसके उपचार क्या है, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस ट्रस्ट द्वारा इस कार्यशाला स्वाइन फ्लू बी अवेयर एंड बी अलर्ट कार्यशाला रखी गई है। हमारे सम्मानित डॉक्टर वक्तागण आप सभी को स्वाइन फ्लू से संबंधित जानकारी और बचाव के उपायों से अवगत कराएंगे। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ और मैं सबसे पहले L2 के ट्रस्टी फाउंडर ट्रस्टी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल से आग्रह करता हूँ कि वह हमारे अतिथियों को पुष्पगुच्छ व प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। सामने छठो, सामने छठो। आज की कार्यशाला के स्मृति सरकारी लखनऊ डॉक्टर श्री एसएनएस यादव जी, सामने छठो। एनआरएचएम के महाप्रबंधक डॉक्टर श्री अनिल मिश्र जी, डॉक्टर डी हिमांशु, मैं राहुल सामने छठो। मां सरस्वती
किया जा रहा है, जिसके लिए एसपीटी साहब का बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने आज के बाद हम लोग को मौका दिया ऐसी वर्षा आयोजित करने का। कृपया सफल साहब के लिए बहुत जोरदार ताली बजाकर आपको धन्यवाद है। सीएम साहब का बहुत स्वागत है, जीएम संचालक का बहुत स्वागत है, डॉक्टर पीजीएमसी से का बहुत स्वागत है। आज हम में कोई स्वाइन फ्लू नामक बीमारी से अनजान नहीं है और इस बीमारी ने दुनिया में महामारी का रूप ले लिया है। इस स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों ने शायद उस पर नियंत्रण पा लिया है, ऐसा भी बताया ने बताया। सरकार द्वारा जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि स्वाइन फ्लू से किस प्रकार बचा जा सकता है। आज इस कार्यशाला स्वाइन फ्लू बी अवेयर बी अलर्ट के माध्यम से हमारे गणमान्य वक्तागण आप सभी को इस बीमारी से जुड़ी जानकारियां देंगे, वह आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस बीमारी से बचा जा सकता है। हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का बड़ा धन्यवाद और आभार देते हैं, जिन्होंने स्वाइन फ्लू बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था समस्त अस्पतालों में करी है। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए ताली बजाएंगे। मैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री आज के इस कार्यक्रम को महाविद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित करने वाले श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी, जो हेल्प यू ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छा काम हेल्प यू ट्रस्ट कर रहा है। नाम बहुत अच्छा आपने रखा है, हेल्प यू, हेल्प मी नहीं है, हेल्प यू। और नाम के साथ हर्षवर्धन अग्रवाल साहब भी उतने ही प्लीजेंट हैं जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं। भगवान ने आपको इस कार्यक्रम में को महाविद्यालय के छात्रों के लिए करवाने के लिए, उनके लिए आयोजित करने के लिए मैं आभारी हूँ। हेल्प यू ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिव श्री हर्षवर्धन। आज स्वाइन फ्लू जैसा बैनर भी लगा हुआ है, आपको पता पहले से कुछ था, कुछ एक को नहीं रहा होगा। आज इस मंच पर आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में आपको कुछ बताने के लिए, मैं तो नकली डॉक्टर हूँ आपके सामने, ये सब असली डॉक्टरों की टीम है जो सचमुच के डॉक्टर हैं। इस टीम में शामिल हैं लखनऊ के सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यादव जी, जो बीच में बैठे हुए हैं। यादव साहब अपनी मुद्रा में आप परिचय दे दें। इस टीम में शामिल हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो NRFM के जनरल मैनेजर हैं। मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, स्वागत है मिश्रा साहब आपका। इस टीम में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता जैन जी बैठी हुई हैं आपके साथ, जो स्वाइन फ्लू के बारे में आपसे शेयर करेंगी। इन्हें पहचानने में आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि अकेली अमिता जैन जी हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। और अमिता जैन जी के बगल में डॉक्टर हिमांशु जी बैठे हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं KGMU के मेडिसिन डिपार्टमेंट। ये जो टीम आपके सामने बैठी हुई है, ये सचमुच स्वाइन फ्लू क्या है और क्या चीज नहीं है, आपकी जो भी शंका है, बजाय इंस्टीट्यूट की भाषण आप सुने इसमें, आपकी अगर कोई शंका है जनरल बात के बाद, तो उसका समाधान आप कर लें तो ज़्यादा रहेगा। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि नेशनल कॉलेज में 5000 स्टूडेंट पढ़ता है और 5000 स्टूडेंट में कोई भी केस आज तक टचवुड इस फ्लू का या किसी बीमारी का रिपोर्टेड नहीं है। मेरे लिए शायद इससे बड़ी 5000 स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ता है। पढ़ने के साथ साथ इसकी अटेंडेंस, आज होली की छुट्टी हो रही है, छुट्टी अनडिक्लेयर्ड थी एक तरीके से, बच्चा जानता है कि प्रिंसिपल कब बंद कर देंगे होली में, पता नहीं है, उसके बावजूद भी ये आया और क्लास बच्चों ने अटेंड किया। इतने बच्चे, करीब 600-800 कैपेसिटी का ये हाल है, 600 के आसपास स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल हैं, और वो भी बड़ी शार्ट नोटिस पर, केवल मेरे ख्याल में 10 मिनट की नोटिस पर ये सब इकट्ठा है। इसके लिए जिन टीचर्स ने यहाँ इकट्ठा किया है, मैं आभारी हूँ
प्रेरक जिन्होंने आज यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को अच्छा एक अवसर प्रदान किया है, इसे स्टेटस किया है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि कम से कम इस महाबीमारी से जिसका निदान तो है, लेकिन जो एपिडेमिक जैसी फैलती है और उससे ज़्यादा अगर कुछ है तो जो एक हाइप क्रिएट किया जाता है इस बीमारी के बारे में, शायद वो और ज़्यादा सेंसिटिव है। किसी चीज़ को जब सेंसिटिव बना दिया जाता है तो एक डर पैदा होता है और उस डर से बहुत सारी चीज़ें अपने आप पैदा हो जाती हैं। जब भी आप कभी डरे होंगे तो डर, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो शायद उससे आप बच जाएं, लेकिन जिस चीज़ से, जिन चीज़ों को आपने याद नहीं किया है वो चीज़ें डरती ना थे आपके पास जरूर आ जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपके साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि मेरा विषय भी नहीं है स्वाइन फ्लू और स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ बताना। ये जो टीम आपकी है वो बहुत बेहतरीन टीम है और ये लखनऊ के डेडिकेटेड लोग हैं, क्योंकि हर्षवर्धन जी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो सामान्य लोग नहीं हैं, वो उतनी ही डेडिकेटेड हैं जितने हर्षवर्धन जी हैं। थैंक यू सो मच। उसमें वो प्रदर्शन करेंगे, अभिनय करेंगे उस प्रदर्शन में, और इसको निर्देशन कर रही है एमटी में लाल स्टूडेंट है सुश्री वैष्णवी अवस्थी और अर्जिता कुमार। ये 10 मिनट। इस देश में लगभग 20,000 मामले आ चुके हैं। कुछ इसी तरह की बातें आजकल हम और आप अपने साथ करते हैं, लेकिन क्या हम इसे कितने लोग हैं जो स्वाइन फ्लू से अपने बचाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो स्वाइन फ्लू को हल्के में ले रहे हैं, जो स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, तो आइए देखिए ये नाटक, क्योंकि ये नाटक इस पल का साक्ष्य है। इस नाटक में हम जैसे कलाकार हैं और आप जैसे दर्शक भी हैं, तो आइए देखिए ये नाटक, आइए देखिए ये नाटक। नमस्कार, मैं आप सभी का परिचय स्वाइन फ्लू से कराती हूँ। स्वाइन फ्लू एक सांस की बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण सुअरों में पाई जाती है। यह बीमारी इंसानों में फैलती है और एक इंसान से दूसरे इंसान के संक्रमण में होने के कारण फैलती जाती है। स्वाइन फ्लू की बीमारी भारत देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत देश के आंकड़ों को देखा जाए तो अब तक 20,800 लोग स्वाइन फ्लू के संक्रमण में आ चुके हैं। इसी के साथ साथ 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान और गुजरात के आंकड़ों को देखा जाए तो स्वाइन फ्लू से 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर हम अपने शहर लखनऊ की बात करें तो 500 से ज्यादा लोग इस बीमारी का संक्रमण से शिकार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, हमारे ही शहर में 100 से ज्यादा लोग इसके कारण मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। इसलिए स्वाइन फ्लू हमारे सामने एक चुनौती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वाइन फ्लू किन माध्यमों से फैलता है। स्वाइन फ्लू खांसी, छींक या सांस के माध्यम से फैलता है। इसे स्वाइन फ्लू किसी भी सरफेस पे छूने से या जो इन्फेक्टेड हो उससे फैलता है। मैं आपको बताऊंगी कि स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको स्वाइन फ्लू है तो आपको 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार, बदन दर्द, खांसी, कफ, डायरिया और वॉमिटिंग और सांस फूलने जैसी बीमारी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इसका इलाज नहीं बचाव करें। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से धोएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथों को आंख, नाक और मुंह से दूर रखें, किसी से हाथ न मिलाएं, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें तथा इससे बचने के लिए 5 ग्राम इलायची और 5 ग्राम कपूर का मिश्रण बना लें। इस मिश्रण को सूती कपड़े में बांध लें तथा इस मिश्रण का प्रयोग 2-2 घंटे पर सूंघने में करें। अगर आप में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर एडवाइस लेने में बिल्कुल भी देर
स्वाइन फ्लू, टामी फ्लू, रिलेंजा 48 घंटे के अंदर लेने से क्योर किया जा सकता है। इतनी जानकारी तो हमें मिल गई। अब इतनी जानकारी के बावजूद आइए देखते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तब क्या होता है। अरे अरे मुझे नहीं, इन्हीं को तो, मुझे कुछ नहीं होगा। लाओ, मुझे इसकी जरूरत है। अरे तुम तो एकदम डरपोक निकले। स्वाइन फ्लू के लिए तुमने मास्क लगा दिया। भाई मेरे लिए प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। सबको पता है। हमें से कितने लोग मास्क का प्रयोग करते हैं? हमें से कितने लोग हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं? हमें से कितने लोग खांसने और छींकने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं? अगर आप भी साबुन की तरह स्वाइन फ्लू को हल्के में ले रहे हैं तो आइए देखिए जब हेमंत साबुन के घर से मिलने पहुंचता है तो वो किस हालत में मिलता है। अरे भाई पता नहीं, कल से बुखार और सर्दी है और कमबख्त सांस भी फूल रहा है। तो स्वाइन फ्लू का लक्षण है, कभी मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चल भाई। डॉक्टर इसलिए रोज क्या हो गया? डॉक्टर ही है, मैं अभी देखती हूँ। अरे इनको तो स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर 48 घंटे के अंदर इनको दवाई नहीं दी गई तो इनकी मौत हो सकती है। हे भगवान, मौत! भाई मुकेश, तू सच ही कहता था। अगर मैंने प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का फॉर्मूला अपनाया होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना होता। आज से मैं भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का फॉर्मूला अपनाऊंगा। जी हाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। स्वाइन फ्लू के इलाज से पहले उसका बचाव करें, स्वस्थ जिंदगी जिए और खुशहाल रहें। स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं, बचाव करें, स्वस्थ रहें और खुशहाल जिंदगी जिए। स्वाइन फ्लू का इलाज नहीं, बचाव करें, स्वस्थ रहें और खुशहाल जिंदगी जिए। धन्यवाद। यादव जी से निवेदन करूंगा, स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे करें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। आइए दर्शक। सर थैंक यू डॉक्टर जी। आज हेल्थ फाउंडेशन जयपुर ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वाइन फ्लू पर आयोजित संगोष्ठी जो हो रही है, स्वाइन फ्लू बी अवेयर बी अलर्ट, इस अवसर पर डिजिटल पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय जो अभी चले गए हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर हिमांशु और नीचे बैठे हुए हमारे सहयोगीगण, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय फ्लू का सीजन चल रहा है। स्वाइन फ्लू को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका नाम हटा दिया गया है क्योंकि अब इसका स्वाइन से कोई मतलब नहीं है। पहले होता रहा था सोरो से वायरस से, लेकिन अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, आदमी से आदमी में ये वायरस फैल रहा है और ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान के सभी प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा आंध्रा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड हर जगह फैला हुआ है। हम लोग का प्रदेश उत्तर प्रदेश से अछूता नहीं है। और नादर हेमिस्फीयर की जितने कंट्री हैं, अमेरिका और आपके यूरोप, यहाँ पर भी फ्लू है। यहाँ पर ये वायरस है और जगह पर H3N2 करके फ्लू है।
ये फ्लू हर साल होता रहा है और इस बार थोड़ा सा आप देखोगे कि जाड़ा कुछ लंबी खींच गई, जाड़े में 5-6 बरसातें हो गई, ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी थोड़ा सा वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू के काफी केसेस यहाँ हुए हैं, इसमें हम लोग का ये प्रयास हो कि सभी लोग अच्छे हो। पहला तो यह प्रयास है कि स्वाइन फ्लू हो ना, दूसरा का हो तो सभी ठीक हो जाए, क्योंकि हर जान की कीमत हमारे लिए अनमोल है। हमको लाइफ को किसी भी तरीके से बचाना है। हम लोग लखनऊ में स्वाइन फ्लू के लिए स्पेशल ओपीडी, इन्फ्लुएंजा ओपीडी हर अस्पतालों में चला दी गई है। जांच की सुविधा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और SDPGI के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में है और सैदपुर कलेक्शन इन दोनों जगहों के अलावा बलरामपुर सिविल और लोहिया अस्पताल में किया जा रहा है। प्रयास ये होता है कि उसी दिन शाम तक रिपोर्ट आ जाए। जो भी इससे पीड़ित है उनके घरों पर हम लोग डॉक्टरों की टीम भेज करके उनके लिए आवश्यक औषधियां उपलब्ध करा देते हैं। 7 रैपिड रिस्पांस टीमें हम लोग जिला स्तर पर बना दिए हैं और हम लोग क्या है, एक CMO ऑफिस में एक कंट्रोल रूम स्थापित है जिसमें 2 टेलीफोन हैं और दोनों टेलीफोन 24 घंटे काम करते रहते हैं। मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ भी रहते हैं। जहाँ कहीं जरूरत होती है रात को भी जा करके वहाँ पर आवश्यक दवाइयाँ दी जाती हैं। और अभी तक लखनऊ जनपद में हम लोग का जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक हो जाए। आज करीब 500 के करीब मरीज है, लेकिन 400 मरीज के करीब बिल्कुल ठीक होकर के अपने काम पर लौट गए। संख्या बढ़ जाएगी। बाकी जो मरीज है उनसे कहा जा गया है कि अपने घर में रह करके ही उपचार कराएं। थोड़ा सा घर में आइसोलेट कर लीजिए और उनसे कहीं छींकते खांसते समय अपने मुंह पर कपड़ा रुमाल या कुछ भी मास्क हो तो मास्क में कपड़ा रुमाल ये सब काफी है लगा करके। उनके कमरे में जब कोई दूसरा भी जाए तो उनसे भी यही कहा जाता है कि थोड़ा सा आप भी अपने मुंह पर कपड़े लगा लीजिए, अच्छा खाना खाइए। दवाइयाँ चिकित्सालयों से उपलब्ध हैं क्योंकि ये प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग दवाइयाँ, औषधियाँ, जांच, स्वाइन फ्लू के लिए सब कुछ मुफ्त और हम लोग का प्रयास है कि सभी इससे ठीक हो जाए। पहली बात तो जैसे कि नाटक में बच्चों ने बहुत ही अच्छा दिखाया, जो हम लोगों को बताना था इस नाटक के द्वारा बच्चों ने खुद बता दिया कि क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे वायरस फैलता है, कैसे मास्क लगा। तो उन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर आप शुरू से जागरूक रहें तो इलाज की कम आवश्यकता पड़ेगी, होगा या नहीं। अगर हो तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। मैं नंबर दे रहा कंट्रोल हमारा। मैं अभी बच्चों को हमारे यहाँ से जो टैबलेट्स मिलाए हैं, हैंडल्स लाए हैं, सभी को बंटवा दूंगा। और तो हम लोग का यही प्रयास है कि सभी ठीक हो जाए। इस बीमारी में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो एक समाज में भय व्याप्त है उसको हम लोग का काम है निकालना। हम लोगों ने स्कूलों के लिए भी टीम बनाई है जिसमें हमारे चिकित्सा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन अफसर, एपिडेमियोलॉजिस्ट जा करके हर स्कूल में जाकर के बच्चों को बता रहे हैं। कुछ स्कूल में मैं खुद गया हूँ। अब तक हम लोग 1,25,000 बच्चों को इस बारे में बताया जा चुका है और 250-300 स्कूल कवर हो चुके, छोटे बड़े जहाज साल के मिलाकर के सभी लगभग।
मैं बता रहा हूँ 99.9% में स्वाइन फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि आज सिम्टम हुआ और 6-7 दिनों में ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, बशर्ते कि उन्हें थोड़ा सा सावधानी रखें। और बीमारी बहुत कम 0.01% में खतरनाक तब होती है जबकि उस मरीज में पहले से कोई बीमारी व्याप्त हो, जैसे कि दमा का मरीज है, कैप्सूल खा रहा हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज का मरीज है, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो, कैंसर का मरीज कीमोथेरेपी पर हो, बच्चा हो छोटा या वयोवृद्ध या गर्भवती महिला है, कुपोषण का शिकार हो, इन मरीजों में, इस टाइप के मरीजों में जो मैं अभी बताया हूँ, इसमें ये बीमारी थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। इसमें विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। और मरीजों के लिए हम लोग हर अस्पताल में, जो जिला स्तरीय अस्पताल है, इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है और पीजीआई में इसके लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। परफेक्ट कोशिश किया गया है कि केमिकल स्प्रे दिए जाए जिससे कि इन्फेक्शन एक दूसरे से कम फैले। जो इसमें मास्क है, और भी चीजें यूज होती है, उसका प्रॉपर एक डिस्पोजल होना चाहिए ताकि और न फैले, क्योंकि ये वायरस सरफेस पर भी, जो जैसा बच्चों ने नाटक में बताया कि सरफेस में छूने से बीमारी फैलती है। तो एक तो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग की जो टेक्निक है, ये पुरानी टेक्निक है, इसको आप लोग अपनाते रहिए। रुमाल, कपड़ा या मास्क है तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। रुमाल, गमछा, कपड़ा जो भी आप ऊपर या दुपट्टा लगाती हूँ, इसको डेली साबुन में धुलना चाहिए ताकि जो चीज है आप ऊपर रखेंगे तो दोबारा रखें। दूसरा बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में है एक लैंडलाइन नंबर है, एक मोबाइल नंबर है। उसका नंबर आप लोग चाहे तो लिख लो। मोबाइल का नंबर है 7839 700132 7839 700132 और एक लैंडलाइन नंबर है 2622082। इसमें 0502 लगाना पड़ेगा। 2622082 ये टेलीफोन 24 घंटे काम करते रहते हैं और आपको तुरंत इस पर हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं, जहां तक पहचान की बात है, कि बिल्कुल एक तरीके से जुकाम है, रनिंग नोज है, फीवर है, शरीर का दर्द है और गले में कांटे जैसी चुभन होती है। टेस्ट की आवश्यकता भी सभी मरीजों में नहीं होती है। एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज जो मैं पहले बता था 6-7 दिन में अपना टेस्ट तब करवाना चाहिए। इसमें कैटेगरी ABC बैठी हुई है, और लोग हैं हमारे साथ बोलने वाले बताएंगे। तो इसमें केवल कैटेगरी C, जिसमें सांस का फूलना, सीने में दर्द, अंगूठे वगैरह नीले पड़ने लगे, वहीं पर टेस्ट की जरूरत है। अन्यथा प्रॉपर प्रिकॉशन लेने से ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार इस बीमारी के लिए 24 घंटे 7 दिन आपके साथ है और सभी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध है। जांच से लेकर, दवाई से लेकर के अस्पताल पहुंचाने तक की सारी व्यवस्थाएं मुफ्त हैं। इसलिए आप लोग खुद और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को समझाइए कि इस बीमारी में सबसे पहले एहतियात बरतें। अगर बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराएं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे बताना चाहूँ कि और भी वक्ता है, उनको कोई बोलना है। नमस्कार। आपके कॉलेज के
अद्वितीय कह सकते हैं, अद्वितीय प्राचार्य हैं। हम लोग के बीच में अभी दूसरे कार्यशाला में जाने की बात नहीं। प्रोफेसर सिंह साहब हम लोग के बीच में इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आए हुए लखनऊ जनपद के मुख्य शिक्षाधिकारी डॉक्टर एस यादव साहब। हम लोग के बीच में एक्सपर्ट्स की जब बात होती है और चिकित्सा विज्ञान के एक्सपर्ट्स की जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी जो राह दिखा दे उसी पर चलना चाहिए सबको, वो चाहे गवर्नमेंट के डॉक्टर हों या प्राइवेट डॉक्टर हों या हम आप हों। हम लोग के बीच में आज चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दो लोग ऐसे उपस्थित हैं जो एक तो पूरी जो जांच प्रक्रिया है इसकी उसकी इंचार्ज है और दूसरे जो इसका इलाज प्रक्रिया है उसके इंचार्ज हैं प्रोफेसर अनिता जी और आपके डॉक्टर हिमांशु साहब। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हेल्थ ट्रस्ट जब मैं इसके पहले आपके यहाँ एक बार आया था तो मैंने आपसे कहा था कि हेल्थ ट्रस्ट से जो कार्य कर रहा है मैं तो रोज देखता हूँ कि कोई न कोई कोई भी ऐसा मुझे नजर नहीं आता जिस दिन अग्रवाल साहब कोई भी काम न करते। मुझे तो लगता है कि मैं तो कभी कभी थक जाता हूँ, मैं भी ज़्यादा काम करता हूँ, 12-14 घंटे रोज काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन जब थक जाता हूँ तो किसी दिन इतवार को या कोई छुट्टी रहती है तो मैं रात भर कम से कम 18 घंटे सो के उठेगी कि मैं इस तरह से वो खाना भी नहीं खाएंगे उठेंगे नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अग्रवाल साहब और हेल्थ ट्रस्ट के लोग ये लोग एक दिन भी कहीं आप विश्राम करते हैं कि नहीं, मुझे ये लगता है कि विश्राम भी करते हैं नहीं, कंटिन्यूअस कार्य कर रहे हैं। भगवान इनको ऊर्जा दे और ये इस तरह के कार्यों से जागरूकता और बनाए। हम लोग के बीच में भीष्म जी हैं, हम लोग के बीच में अनिता जी हैं, हम लोग के बीच में यहाँ के आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे चर्चा मुझे करनी है वो आप हैं। हमारे जो आप यहाँ की छात्र छात्राएं हैं जो बच्चे हैं, क्योंकि मूल रूप से हम आपसे आज रूबरू होने के लिए आए हैं कि ये स्वाइन फ्लू आप पेपर पढ़ते हैं कहीं ये पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा कभी कभी ये पैनिक जैसा क्रिएट कर देता है। अब ये बड़े अच्छे ढंग से आपके मुख्य शिक्षाधिकारी मोदी ने चीज़ों को बताया, ये भी बताया कि कई अन्य प्रांतों में इस बीमारी होने की जो सूचना है आती है प्रदेश में भी है और वो स्वयं एक मुख्य शिक्षाधिकारी के रूप में मैं देखता हूँ हमेशा लग करके क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपके जांच के आपके इलाज की चीज़ें क्या कर दी जाए इस जनपद में, क्योंकि जनपद का ये प्रदेश का मुख्यालय है तो मुख्यालय से लोग सीखते हैं। आप यहाँ जितनी अच्छी सुविधा या जो चीज़ें आप यहाँ से कर देंगे उसी को रिप्लिकेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। यादव साहब ने बड़े अच्छे ढंग से चीज़ों को रखा। मैं आपके यहाँ केवल इस विषय पर कुछ मूल बिंदु को लेते हुए आपके यहाँ आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वो मूल बिंदु है जिनमें से बच्चों आप ध्यान से आप सुनो। अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप 10 मिनट शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से हम यहाँ इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये चीज आपके लिए जब आपके मस्तिष्क में चली जाएगी ये बहुत फायदेमंद आएगी। पहला प्रश्न है कि क्या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी और उसके नाम से आपको घबराने की जरूरत है? आप देखिए जितना जो हम आपसे कहते हैं आप पहले जानते हैं बिल्कुल नहीं है घबराने की जरूरत। दूसरी चीज, क्या सभी को एक मास्क कर, हमारे एक पुलिस के अधिकारी हैं IPS अधिकारी हैं मेरे दोस्त हैं, उनका एक फोन आया कि डॉक्टर मिश्रा साहब को N95 मास्क कहाँ मिलेगा। हमने कहा क्यों, तो क्या हमको ले जाना है देना है। तो हमने पूछा कहा मेरे यहाँ ऑफिस से कब काफी पीते जाइए और आप आइए हम लोग चर्चा करेंगे मास्क बाद में लीजिएगा। तो आए तो हमने उनसे चीजों को डिस्कस किया, बहुत सारे क्वालिफाइड आदमी वरिष्ठ आदमी इतने सेंसिटिव चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन था, क्या सबको मास्क लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और आज देखेंगे जितने प्रश्न हम आपसे करते जा रहे हैं, कोई जो चर्चा करेंगे, इसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा प्रोफेसर अमिता जी को, आपको मैं छोड़ूंगा हिमांशु जी पे। आप देखेंगे जो एक्सपर्ट्स इनका जो आपके पास आएगा आपको लगेगा
यहाँ से उठते लगेगा कि आप तो एमबीबीएस हो गए। आपने यहाँ बैठे आपको इतना ज्ञान हो गया कि खुद दूसरे को बताने की स्थिति हो गई, आपकी एक्सपर्टीज हो गई, यही बैठे बैठे आपको नेशनल पीजी कॉलेज में डॉक्टर। तीसरा प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या सभी को एक बात सुने होंगे H1N1 टेस्ट करना? भाई चले जाओ पेपर में देखते हैं वहां सुविधा नहीं है, यहाँ इतनी लैब बनाई गई, ये नहीं बनाई गई, तो क्या जितने लोगों को फ्लू माने सर्दी जुकाम और सर्दी जुकाम जैसे अन्य लक्षण, इनको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा साइड में जो लक्षण और ज्यादा इलाबोरेट करेंगे एक्सपर्ट्स आपके सामने, उससे ये बदलता है कि कहाँ ये सीरियस हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपने सर्दी जुकाम पूरे साल में कम से कम एक आध बार ही 1-2 दिन के लिए ही ना हो, सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो बहुत से अपने आप हुआ, कुछ देर में रहे, 2-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में अपने आप ठीक हो गया। अब ये कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ आपको वो थोड़ा सा सावधान होने की स्थिति है, वो एक्सपर्ट्स आपके सामने करेंगे। मैं तो आपसे बस पिछली बार में मोटी मोटी बातें करता हूँ, वो मोटी मोटी बातें जो अपने दिमाग में ले चले जाए, है ना। तो मैं दोनों को एक साथ जोड़ता हूँ, ये टेक्निकल जो एकेडमिक पर्सन होता है और एक लेमैन, ये दोनों को आप एक साथ जोड़ दें तो उसके लाभ की बात होगी। केवल टेक्निकल बात हम आपसे करेंगे तो आपके लाभ की बात नहीं होगी, आप उसको देख नहीं आ पाएंगे। इनको मैं जोड़ता हूँ। तो आपको सभी लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मैडम अनिता जी से मेरा अनुरोध है कि जब अपने आएंगी, आपके एक्सपर्ट्स ओपिनियन देंगी, उस समय इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की आपके मस्तिष्क में वो चला जाए। इसके बाद आया, क्या सभी को टॉमी क्रूज ने, अभी आपको आदरणीय सीएम साहब ने भी बताया, क्या सबको इसकी जो स्पेसिफिक दवाई है टॉमी क्रूज उसको खाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मास्क लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। टॉमी क्रूज सबको खाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो इसके बाद लास्ट आता है कि क्या सबको अस्पताल में जाकर के भर्ती होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर हिमांशु जी जब बोलेंगे, क्योंकि ये भर्ती करने वाले हैं, ये उस वार्ड के जो स्वाइन फ्लू का स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी का वार्ड है उसके इंचार्ज हैं, तो ये चीजों को बताएंगे। तो मैंने आपका एक बैकग्राउंड तैयार किया कि किस पर आपको, और अभी आपको जब प्रश्नोत्तर होगा तो इसमें आपको विजयी होने के लिए कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि सब लोग सही ठीक लगाएंगे। अब आप देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो भारत सरकार द्वारा इसके एक्सपर्ट्स कमेटी ने ये गाइडलाइन दिया है कि कब क्या करना चाहिए। मैंने प्राचार्य जी से, क्योंकि आपके प्राचार्य जी को मैं यहाँ बताना भी चाहूंगा थोड़ा सा डायस को भी, कि पहली बार यहाँ की जो फैकल्टी बैठी हुई है, मैं पिछली बार भी वो है, ये काका है जो साहित्यकार लोग बैठे हैं, उनको जानते होंगे कि व्यास साहब ने एक बार अपने लिए कहा कि लोग जमाना जब आगे आएगा वो कहेगा कि जब आप कहोगे कि हम व्यास साहब को देखे थे तो आपका सम्मान मिलेगा। वैसे ही मैंने आपसे कहा था कि आप सौभाग्यशाली हैं कि नेशनल पीजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ के जैसे शिक्षकों के बीच में हैं और प्रोफेसर सिंह साहब जैसे प्राचार्य के बीच में हैं। ये एहसास तब आपको होगा जब लगभग मेरी उम्र के हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा। हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमारे प्राचार्य कैसे थे और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में उन्होंने क्या योगदान दिया, तब आपको लग जाऊंगा। मैं आपको पिछले बार में बताया था, इस बार में बताया था, आप सौभाग्यशाली हैं बच्चों की, आप यहाँ इस कॉलेज के छात्र हैं। 3 मूल बिंदुओं पर आने के बाद मैं माइक को एक्सपर्ट को दे दूंगा। वो 3 मूल बिंदु हैं कि क्या कैटेगरी 1 का कैटेगराइजेशन भारत सरकार के एक्सपर्ट्स ने किया। इस कैटेगरी के लोगों को न दवाई की जरूरत है, न भर्ती की जरूरत है, न ही अस्पताल में जाकर कोई विशेष चीज की जरूरत है। केवल आवश्यकता है कि इन लक्षणों के आने के बाद आप अपने घर में रहें, कॉलेज या दूसरे जगह पर न जाएं, थोड़ा सा अपने घर में कंफाइंड हो जाएं। क्योंकि सामान्य भी सर्दी जुकाम रहता है तो ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो जब तक आप अपने को 24 घंटे 48 घंटे दूसरे कोई लक्षण आ रहे हैं कि नहीं, या वो पूरा जो लक्षण है आपका सर्दी जुकाम फ्लू का वो सबसाइड हो जा रहा है कि नहीं,
उस स्थिति तक ये थोड़ा सा अपने को 1-2 दिन के लिए कॉलेज में मान या थोड़ी सी ज्यादा सामान्य कोई चीज है तो मत लगिए, लेकिन थोड़ा सा सर्दी का जुकाम तक थोड़ा सर आपको लग रहा है कि बढ़ा हुआ है तो 1-2 दिन के लिए अपने छुट्टी के लिए मत आइए, थोड़ा कंफाइन कर दीजिए। वो लक्षण क्या है? पेशेंट विथ माइल्ड फीवर प्लस कफ प्लस सोर माने माइल्ड फीवर माने हल्का बुखार है ना, गले में खराश हुआ और हल्की खांसी, यह सिर्फ इतने लक्षण हैं थोड़े से तो आपको न किसी अस्पताल में जाने की जरूरत है, न आपको टामीफ्लू दवाई खाने की जरूरत है, न किसी आपके जांच की जरूरत है, बस सिर्फ थोड़े से अपने को कंफाइन हो जाने की जरूरत है। इनको कहते हैं कैटेगरी 1 पेशेंट्स फ्लू के। ठीक, क्लियर हो गया आपको? अब दूसरी चीज आती है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 2 तरह की चीजें हैं, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2। अब आप देखिए कैटेगरी B1 में क्या है, ये सारी ये दोनों चीजें मैं आपको प्राचार्य जी को दे दूंगा, आपके बोर्ड पर भी लग जाएगा और इसकी फोटोस्टेट कॉपी करके आप लोग भी अपने में या बोर्ड से आप लोग पढ़ लें, बहुत अच्छा रहेगा, चीजों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अरे कैटेगरी बी में जो अपने 3 पहले हमने चीजें बताई आपको, हल्का बुखार, हल्के बुखार के बाद आपका खांसी, हल्की खांसी हो, हल्का गला खराबी हो, ये नहीं आप गला बैठ गया हो, कांटे की तरह गड़ गया हो, वो नहीं, हल्की गले में खराश हो। ऐसे के साथ साथ इन साइन सिम्टम के साथ अगर पेशेंट है हाई ग्रेड फीवर एंड सीवियर सोर थ्रोट मे रिक्वायर होम आइसोलेशन और टामीफ्लू की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद जब आपको सोर थ्रोट बढ़ गया है, गले में दर्द सा होने लगा है और बुखार आपका माइल्ड से हाई ग्रेड हो गया, ठीक है ना, लेकिन अपने से नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद यहाँ आपको अस्पताल में जाकर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? इन एडिशन और इनके अतिरिक्त ये कैटेगरी बी कैटेगरी 1। अब बी कैटेगरी 2 में क्या हुआ, इनके अतिरिक्त यह जो मरीज है वो क्या है, बच्चा है जिसके पास चिल्ड्रन विद माइल्ड इलनेस बट प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर, जैसे सीएमओ साहब ने कहा कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप कार्डियोस्टेरॉइड ड्रग्स होती है उसको ले रहे हैं, आपके शरीर की जो डिफेंस इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इस तरह के बच्चे हैं या कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है बच्चे में, इसके पहले टीबी रही हो, उसका इलाज चल रहा हो, तो ऐसे चीजों में आपको ये सिम्टम्स तेजी से बढ़ करके उसको परेशानी की स्थिति में ला सकते हैं। यदि ऐसा बच्चा है तो कैटेगरी बी के कैटेगरी 2 में चला जाएगा, वो 1 से थोड़ा और ज्यादा गंभीर हो गया। ठीक है। दूसरा, यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सी परेशानी भी रिस्क फैक्टर हो जाती है, ये आपका गर्भवती महिलाओं में आ गया। पर्सन जो 65 साल से ज्यादा बड़े हैं, 65 साल से ज्यादा की उम्र है, उनमें भी इस तरह के सिम्टम्स आ जाए तो उनको अस्पताल में जाके एक्सपर्ट जरूरत ओपिनियन की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा, पेशेंट में लंग डिजीज, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, एचआईवी एड्स, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। उसके बाद यदि ये समस्या आपकी आई हुई है तो आप ये जान लें कि ये कैटेगरी 2 में आपका पेशेंट बी के कैटेगरी 2 में पहुंच गया, यहाँ दिखाने की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन नो टेस्ट फॉर H1N1 इज रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी आइदर कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2। ये बोल्ड बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे स्थिति में भी H1N1 का टेस्ट की आवश्यकता उस पेशेंट को नहीं है, ये गाइडलाइन भारत सरकार की है। तीसरे में आप आ जाइए कि ऑल पेशेंट कैटेगरी B1 और B2 शुड कन्फाइन देमसेल्फ। करना क्या है कि सारे पेशेंट शुड कन्फाइन देमसेल्फ एट होम एंड अवॉइड मिक्सिंग विद पब्लिक एंड हाई रिस्क मेंबर इन द फैमिली। हाई रिस्क मेंबर इन द फैमिली क्या होगी, आप परेशान होंगे, बच्चा ऐसा है जो बीमार रहता हो, बुजुर्ग जो है 65 साल से बड़े हों, आपके घर में कोई गर्भवती महिला हो, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें और उनसे अपने पास या अपने बिस्तर पर न सोने दें।
अपने टॉवल्स को इस्तेमाल न करने दें, जिस बाथरूम में आप साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको न करने दें। ये जो सामान्य चीजें हैं उनको आप करेंगे जिससे कि उनमें इन्फेक्शन न चल जाए, क्योंकि वो हाई रिस्क ग्रुप के हैं और उनमें इन्फेक्शन जाने के बाद तेजी से परेशानी बढ़ सकती है। अब कैटेगरी तीसरा शुरू हो गया सीरियस, कि कब आपको स्वाइन फ्लू नाम से थोड़ा सावधान हो जाना है, अस्पताल में जाना है, भर्ती होना है, H1N1 का टेस्ट कराना है और हो सकता है स्थिति बिगड़ जाए तो आपको वेंटिलेटर पर जाना है ना। इस कैटेगरी में यदि आपको पहले हमने जितनी चीजें बताया वो चीजें प्लस तेजी से आपको सांस ब्रेथलेसनेस काफी आपको सांस संभल नहीं रही है, इस तरह की चीजें हो जाए, सीने में दर्द होने लगे, चेस्ट को जिसको बोलते हैं, आपको बुखार है, सोर थ्रोट है, खांसी आ रही है, बुखार हाई ग्रेड हो गया, सीने में दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी और इसके बाद और ज्यादा जो है दूसरी कोई रोग आपके अंदर है वो थोड़ा सा और उसको तेजी आ रही है चीजों में, लेकिन उसके लक्षण में ये ऐसी स्थिति आती है। क्या क्या हुआ आपका मुख्य रूप से तेज बुखार हो गया, खांसी आपको तेज से आ रही है, तीसरे आपका गले में गला बैठा हुआ है, गले में कांटे जैसा लग रहा है, सीने में दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी। ऐसी स्थिति में आपको अस्पताल जाएंगे, एक्सपर्ट को दिखाएंगे, फिर H1N1 का टेस्ट करेगा, आपका स्वाइन फ्लू का टेस्ट करेगा, देखेगा स्वाइन फ्लू है कि नहीं, आवश्यकता अनुसार आपको कितनी आवश्यकता है, कितना पीरियड आपके सिम्टम्स के बीत गया है, इसके अनुसार वो टामिक को देने की जरूरत होगी तो देगा, या सपोर्टिव मेडिसिन और सपोर्टिव सिस्टम में क्या है, आपका वेंटिलेटर कोई दवाई नहीं है, लेकिन आपके कायदे से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, फेफड़ा आपका कायदे से काम नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पर डाल देते हैं। वेंटिलेटर होता है जो आपके फेफड़े को जितनी ऑक्सीजन की जितनी बार सांस की जरूरत है वो मशीन देती रहती है और आपका ऑक्सीजनेशन होता रहता है आपके ब्लड का, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सपोर्टिव करते हैं, सपोर्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको सिर्फ सावधान होने की जरूरत है, तीनों स्थिति में थोड़ा सा पब्लिक से या घर में भी थोड़ा सा किनारे हो जाने की जरूरत है। कैटेगरी बी में हो गए तो आपके घर में जितने हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पर्सन है, पेशेंट नहीं पर्सन है, उनसे थोड़ा सा किनारे हो जाइए और कैटेगरी बी हो जाइए तो निश्चित तौर पर आप सावधान हो जाइए। चाहे आपको हो, आपके किसी रिश्तेदार को हो, आपके माँ बाप को हो, वहां आप सीरियस होकर के आइसोलेशन की, प्रोटेक्शन की जो बेसिक चीजें हैं कि आप रुमाल रखकर के खांसे, छींकें, थोड़ा दूरी बना के चले, ये करते हुए उसको आप अस्पताल में ले जाएंगे और सीएमओ साहब ने या मैडम लोग आए बैठेगी, ये बताएंगी कि कहाँ कहाँ इसमें लखनऊ में आप कहाँ ले जाइए, KGMC में आप जाए और बाद में आप जरूर नोट कर लीजिएगा मैडम का भी नंबर और डॉक्टर साहब का भी नंबर, मानसी जी का भी नंबर। कभी कोई आवश्यकता ऐसी पड़ गई तो कम से कम सपोर्ट के लिए डॉक्टर साहब का नंबर आपके पास रहेगा। मैं एक बार फिर से आयुष को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे अवसर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों के सुनने के बाद जैसा मैंने कहा आप खुद डॉक्टर हो जाइएगा, मेरी जरूरत आपके नहीं पड़ेगी। अमिता जी को बुलाओ, इसके पहले बच्चों आप लोगों को सूचित कर दूं, आप लोगों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हो, जो भी प्रश्न हो, वो इसके बाद पूछिएगा वक्ताओं के वक्तव्य के बाद, और जो प्रश्न करेंगे उनको एक वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अमिता जैन जी को, जो KGMC से हैं। गुड आफ्टरनून। ये मुझे एक चैलेंज लग रहा है, मैंने इस तरह के ग्रुप को बहुत कम बार पढ़ाया है, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसको होल्ड करके रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। बहुत सारी बातें तुम लोग को बताए गए फ्लू के बारे में, जो नहीं बताया गया वो बताना जरूरी है और हम लोग कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि एक दो तरीके हो सकते हैं ये करने के लिए, एक तो हम बताते जाएं, दूसरा तरीका ये होगा कि हम बताएं और आप सवाल पूछते जाएं, और इससे बेहतर तरीका होगा कि हम कुछ बातें बता दें और फिर आप सवाल पूछें।
मुझे लगता है तीसरा तरीका बेहतर होगा, लेकिन आप बताएं कौन सा तरीका? बीच वाला ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है, हम बताते हैं थर्ड वाला ठीक है कि हम थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जाएं और कम बताएं हम और आपको ज्यादा टाइम दें ताकि आप अपने सवाल ज्यादा पूछ पाएं। ये बेहतर है ना कि हम कम देर बोले और आप ज्यादा देर सवाल पूछें, ये बेहतर है ना? बताइए। तो हम कम देर बोलते हैं और आपको ज्यादा मौका देते हैं इंटरेक्शन के लिए। इन्होंने हमें ज्यादा समय नहीं दिया है, मुश्किल से 15 मिनट दिए, तो 7 मिनट हम बोलते हैं और 7 मिनट हम दोनों बोलते हैं। इज दैट ऑलराइट? ठीक, तो ये माइक लेके यहाँ पे रहेंगे, जिसको सवाल पूछना होगा वो हाथ उठाएगा और उसके पास ये माइक लेके जाएंगे। एक्सेप्टेबल? गुड, ग्रेट। दिमाग में आई, हम बताना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू है क्या। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितनी लड़कियां हैं? हाथ उठाएं। लड़के हाथ उठाएं, लड़कियों से कम है नीचे। और कितने स्वाइन है? तो एक भी स्वाइन नहीं। जो फ्लू है उसका नाम भी अब स्वाइन फ्लू नहीं है। डॉक्टर को स्वाइन फ्लू क्यों कहते आ रहे हैं और कब से ये नाम पड़ा? एक ऑब्वियस सा सवाल है जो हमारे ज़हन में आता है कि ये नाम चल क्यों रहा है। 2009 में एक पैंडेमिक फॉर्म आया। पैंडेमिक कहते हैं जब पूरी दुनिया में एक फ्लू फैला जो ह्यूमन फ्लू से थोड़ा अलग था। जब उसको टेस्ट किया गया तो देखा गया एक वायरस है जो स्वाइन फ्लू के वायरस से मिलता है। तो अब फिर वही स्वाइन फ्लू, अब ये स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन को भी फ्लू होता है, लेकिन स्वाइन का फ्लू बहुत माइल्ड फ्लू होता है और स्वाइन में कोई डेथ नहीं होती। तो 2009 में जो पैंडेमिक हुआ जो पूरी दुनिया में फैला, उसका वायरस स्वाइन फ्लू से मिलता जुलता था, लेकिन वो स्वाइन फ्लू का वायरस नहीं था। लेकिन मिलता जुलता होने के कारण पहले लोगों ने ये सोचा, डॉक्टर्स ने जो उसको टेस्ट कर रहे थे वो भी समझ नहीं पाए, तो उनको शुरू में ये लगा कि शायद ये वही वायरस है जो स्वाइन फ्लू स्वाइन में करता है और ह्यूमन में आ गया है। लेकिन वो गलत है। बहुत जल्दी, कितनी जल्दी, शायद 1-2 हफ्ते में उनको पता चल गया कि नहीं वो गलत है, ये वायरस स्वाइन फ्लू वायरस नहीं है, मिलता जुलता वायरस है। 1-2% उसका इससे मिलता जुलता है। तो उन्होंने ग्रेजुअली ये नाम ड्रॉप कर दिया। तो अब सवाल है कि इसका नाम है क्या? तो अब हम इसको H1N1 क्यों नहीं कहते? हम इसको H1N1 कहते हैं, बट ऑलरेडी एक H1N1 सर्कुलेट कर रहा था ह्यूमन में, तो उससे भी ये थोड़ा सा फर्क है। तो इसका नाम हो गया पैंडेमिक H1N1। पैंडेमिक इसलिए क्योंकि पैंडेमिक इसने कॉज किया 2009 में, तो इसको कहते हैं पैंडेमिक H1N1। तो ये H1N1 से थोड़ा सा फर्क है। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, जो फ्लू में H1N1 वायरस कॉज करता है, उससे भी थोड़ा सा फर्क है। दोनों का मिला जुला एक वायरस है। अब ये H क्या है और N क्या है? कोई बताएगा ये H और N क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। इस सरफेस पे पाए जाते हैं और हम इनको यूज करते हैं वायरस के नॉमेनक्लेचर के लिए। अब हमारी क्या इन्हीं से बड़ी एफिनिटी है या मोहब्बत है कि हम इन्हीं को यूज करते हैं? इसलिए क्योंकि इन्हीं के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, इन्हीं से हम वायरस को कैरेक्टराइज कर पाते हैं। यही सरफेस एंटीजन है। आप सब स्टूडेंट्स हैं, इतनी बायोलॉजी 12th तक पढ़े होंगे, समझ पाएंगे कि जो प्रोटीन सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इन दोनों प्रोटीन्स को हम वायरस को कैरेक्टराइज करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इन्हीं को हम नॉमेनक्लेचर में भी यूज करते हैं। एक वर्ल्ड सोसाइटी है जो इन्फ्लुएंजा नॉमेनक्लेचर करती है। इन्फ्लुएंजा वायरस थोड़ा विचित्र वायरस है, ये बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है और इसलिए ये ह्यूमन से अपने आप को हमेशा जीत जाता है। इस कारण हम बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंजा के ये एपिडेमिक्स या आउटब्रेक्स या इस तरह के फॉर्म्स देखते हैं जो अब हम देखते हैं। तो ये कोई नया फेनोमेना नहीं है, कोई नई चीज नहीं है जो हम ह्यूमन काइंड में देख रहे हैं। लिटरेचर कहता है, जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है
वो ये कहता है कि हर 3 से 5 साल में इन्फ्लुएंजा का एक एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक किसको कहते हैं? जो देश भर में फैल जाए। तो ये इन्फेक्शन देश भर में फैला हुआ है। एक्सपेक्ट किया जाता है 3 से 5 साल में एक इस तरह का आउटब्रेक हम देखेंगे। तो हम वही देख रहे हैं, हम कोई नई चीज ऐसी नहीं देख रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं की। फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? हाय तौबा सी तो मची हुई है, हर कोई कह रहा है प्रिपेयर नहीं है, क्या हो रहा है, इतने मरीज हो गए, इतनी डेथ्स हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, लॉट ऑफ मीडिया कवरेज, लॉट ऑफ हंगामा, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं। फेटल हो सकता है, फेटल माने जिसमें सीरियस हो सकता है या मॉर्टेलिटी यानी डेथ हो सकती है। वो पॉपुलेशन कौन सी है? डॉक्टर मिश्रा ने भी बहुत डिटेल में बताया है। इसको समराइज हिमांशु जी करेंगे, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन कुछ पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है जिसमें फेटल हो सकता है। बाकी सब में ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। खांसी जुकाम बुखार होता है, 7 डेज में अपने आप लिमिट कर जाती है। 3 से 4 हफ्ते तक ये एपिडेमिक रहता है, मैक्सिमम 6 हफ्ते तक रहता है। उसके बीच में सारी पॉपुलेशन में एक इम्यूनिटी लेवल बन जाता है और ये धीरे धीरे इन आउट कर जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। आज हम कहाँ हैं? कब तक हम समझे कि ये ठीक हो जाएगा और हम सब आजाद हो जाएंगे इस एपिडेमिक से? आज हम प्रोबेबली पीक ऑफ एपिडेमिक पे। बिगिनिंग ऑफ फरवरी से हम लोगों ने देखना शुरू किया कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। आज वो फॉर लास्ट 1 वीक 10 डेज दैट इज एट द पीक ऑफ पैंडेमिक एपिडेमिक, और अभी वो थोड़े कम होने शुरू हुए। कम कितने होने शुरू किए हैं? हमने करीब 1 हफ्ते पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देखे थे। केसेस का मतलब टेस्टिंग पॉजिटिव नहीं है, केसेस का मतलब रेफरेंसेस इन द लैबोरेटरी। 200 मरीज एक दिन में हमने टेस्ट किए। अभी घट घट के कल हमने 135 मरीज टेस्ट किए। ये फॉल हो रहा है करीब 10 to 15 पर डे के हिसाब से। अब हम ये सोच रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अनदर 10 डेज में ये वीन आउट होना चाहिए। लॉजिक और साइंस भी ये कहता है कि 15 दिन के अंदर पॉपुलेशन में इम्यूनिटी लेवल आ जाना चाहिए और तब तक प्रोबेबली हमें इससे बचत हो जानी चाहिए। अब लेसन हमने क्या सीखे? लेसन हमने ये सीखे कि पहली बात, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने आपको बताया ये बड़ा अजीब सा वायरस है, अपने आप को बदलता रहता है थोड़ा। तो हर साल के लिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हर साल के लिए वैक्सीन नया आता है। फरवरी मार्च में नया वैक्सीन आ जाता है। तो एडवाइजरी ये होती है कि मई जून में, क्योंकि ये वाला एपिडेमिक जो था ये आउट ऑफ सीजन एपिडेमिक था। इंडिया में जो एपिडेमिक्स होते हैं वो यूजुअली रेनी सीजन में होते हैं। ये आउट ऑफ सीजन था, थोड़ा ऑफ सीजन एपिडेमिक था, इसलिए भी हम लोग कम प्रिपेयर्ड थे। ज्यादातर रेनी सीजन में होते हैं, तो बिफोर रेनी सीजन का इम्यूनिटी आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। बिफोर रेनी सीजन का वैक्सीन लगवा लो। उसके लिए पहले एडवाइजरी आ जाती है, 200 से 300 रुपए का वैक्सीन मिलता है, लगवा लो। कौन लोग वैक्सीन लगवाएं? क्या सारी जनता को वैक्सीन की जरूरत है? क्या सारी जनता को वैक्सीन की जरूरत है? नहीं है। कुछ खास लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। किनको लगना चाहिए वो भी डॉक्टर हिमांशु बताएंगे। हिमांशु जी आप बताएंगे किसको किसको वैक्सीन लगना चाहिए। तो किसको किसको वैक्सीन लगना चाहिए वो डॉक्टर हिमांशु आपको बताएंगे। उन लोगों को एक 300 रुपए का खर्चा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान में नहीं है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। उसकी कारण ये है कि उनके पास अदर प्रायोरिटी वैक्सीनेशन है जो उन्होंने अपने इम्यूनाइजेशन में डाला है, ये अभी वो नहीं डाल पाए फॉर सम रीजन। मे बी विद इन अ फ्यू इयर्स आ जाएगा। तो कुछ खास लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगना है। वैक्सीन कमर्शियली अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपने परिवार के उन खास लोगों को वो वैक्सीन लगवा दें। हर साल लगना है। ये मीजल्स का या पोलियो का या वो वैक्सीन नहीं है जो एक बार लग गए और छुट्टी हो गई उम्र भर की। इसको हर साल लिया जाना है।
तो अगर आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा जानलेवा भी हो सकता है तो क्यों नहीं वैक्सीन लगवाया जाता? कहीं हम भी तो अपनी ड्यूटीज में फेल कर रहे हैं, तो हमें भी अपना कर्तव्य याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो क्या करें? तो भाई कुछ ना करें, घर पे रहें, अपने आप को आइसोलेट करें। अपने आप को आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि बंद कमरे में बंद हो जाए। एक तौलिया का इस्तेमाल करें, खांसते छींकते समय नाक में रखें। क्यों? क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन का मतलब है हवा के द्वारा फैलता है। अगर हम छींकते हैं तो हवा में वो फैल जाता है, सरफेसेस में फैल जाता है, और अगर वो हवा हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है। हम उन सरफेसेस को छूते हैं तो हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं। हवा में ये कितनी देर रह सकता है? 3, 4, 6 दिन नहीं रह सकता है, कुछ घंटे रह सकता है। बहुत फ्रेजाइल वायरस है, बहुत देर वायरल नहीं रहता है। कुछ घंटे ये हवा में या सरफेसेस पे जिंदा रह सकता है। तो इसलिए अगर हम वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रह रहे हैं, कमरों को खुला रखें, हवा को आने जाने दें, तो हम उससे, वो भी बचाव का अच्छा साधन है। वेल वेंटिलेटेड रूम्स बचाव का अच्छा साधन है। क्राउडेड जगह में जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, क्लोज्ड रूम्स में, वो अच्छी जगह नहीं होती, वहाँ पे कोई भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा क्या दवा लेनी है, कब जांच करानी है, किसको जांच करानी है, कौन सी दवा लेनी है, किसको लेनी है, ये डॉक्टर हिमांशु बताएंगे। इतना मुझे आपको बताना है। अब आपकी बारी, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। इनको माइक दीजिए। H1N1 में तो सिम्टम्स एक से होते हैं, सबका रिकवरी एक सी होती है, सबकी आउटकम एक सा होता है, सब में मॉर्टेलिटी एक सी होती है। तो फॉर अ पेशेंट कोई भी फ्लू हो वो फ्लू है, और सारे फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होते हैं। तो कोई भी चीज नॉर्मल फ्लू या स्वाइन फ्लू नहीं, एक ही फ्लू है, वो फ्लू। One more question. Homemade medicines of swine flu, like smelling kapoor and ajwain, as told in the play, is it medically proven or is it helpful? Sonal Kapoor also had. मुझे नहीं पता. My answer is मुझे नहीं पता. I do not believe in all these things. They have not been tested. I will caution you against all this. जो चीजें proven हैं उसमें विश्वास करिए, जो चीजें प्रूवन नहीं है उसको करते रहिए भगवान के भरोसे छोड़ के। ऊपर वाला भी कुछ मदद तो आपकी कर ही रहा होगा ना, तो ये चीजें ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता। One question that if someone has a recent history of pulmonary TB, so what would you recommend as measures for the upcoming Holi against swine flu? कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन वो मरीज जिनको रीसेंट लंग डिजीज की हिस्ट्री है उनको स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट खास प्रिकॉशन लेने चाहिए। ये चीजें पल्मोनरी टीबी के मरीज पे भी होगा, क्योंकि टीबी के मरीज, पल्मोनरी टीबी के मरीज का लंग इफेक्ट हो चुका होता है जब तक टोटल रिकवरी ना हो जाए। लेकिन परमानेंटली लंग इफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई परमानेंट लंग डैमेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या जब दोबारा ऐसा एपिडेमिक फैलेगा तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं? नॉर्मल बनता है, उसको क्यों दोबारा अगर द फ्लू का जो वो है वायरस है, अगर उसका स्ट्रेन हर बार चेंज होता है तो मैम क्या सिम्टम्स भी चेंज करते हैं? नहीं, सिम्टम्स चेंज नहीं। मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कपूर, इलायची, आई डोंट नो व्हाट ऑल इन होम्योपैथिक मेडिसिन, आई कीप ऑन रीडिंग अबाउट दैट। मुझे नहीं पता। सही बात यही है कि बहुत सी चीजें भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, तो इनको भी भगवान भरोसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता, दे हैव नॉट बीन टेस्टेड, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। ड्रग्स अवेलेबल है, अभी टैमीफ्लू की बात हो रही है और डॉक्टर हिमांशु बात बताएंगे आपको, लेकिन बेवजह इलाज आपको नुकसान ज्यादा करेगा फायदे के बजाय।
तो बेवजह इलाज की जरूरत ही नहीं है। फॉर्चुनेटली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक हो जाती है, माइल्ड इलनेस है, सीरियस इलनेस नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग। प्रिंसिपल साहब ने बताया आपके घर में कोई केस है, आपके घर में कोई केस है, अगर आपके घर में कोई केस है तो आपको अपने आप को उस केस से बचाना है। तो या तो केस को मास्क लगा दीजिए या तो खुद मास्क लगा लीजिए। केस को लगाना आसान है ना, वो 1% है, या तो खुद लगा लीजिए। लेकिन अगर आसपास कोई केस ही नहीं है तो बेकार में मास्क लगा के घूमने से क्या फायदा। मैंने अगर नहीं बताया तो ये मैं जरूर मिस कर रही हूँ। मतलब नहीं है ये एयरबॉर्न डिजीज है। इसका खाने पीने छूने इत्यादि छूने से तो है लेकिन खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पिग से तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से कोई मतलब नहीं है, खाने से कोई मतलब नहीं है। आप पोर्क खाइए या बीफ खाइए या मीट खाइए या चिकन खाइए, जो मर्जी खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जो मर्जी खाइए। खाने से, पानी पीने से, जूस पीने से किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, हवा के थ्रू फैलता है, कंटैमिनेटेड एयर के थ्रू फैलता है। डिफरेंट है, क्यों पिकअप नहीं हो रहा? Then they kept on trying it and they realized कि ये उस टेस्ट से पिकअप हो रहा है जिससे स्वाइन फ्लू का वायरस पिकअप हो जाता है। Then they called it swine flu. But later on इनको लगा कि इसका एक जो एंटीजन था वो स्वाइन फ्लू से चेंज हो गया, मिक्स हो गया, तो ये वायरस थोड़ा फर्क हो गया। एंड लेटर ऑन इस वायरस में और कुछ भी स्वाइन फ्लू से नहीं मिलता था, एक एंटीजन चेंज हो गया जिस वजह से हम इसको पिकअप नहीं कर पाए और शुरू में इसको स्वाइन फ्लू नाम दे दिया गया। ये वायरस समहाउ ह्यूमन में ट्रांसमिशन ज्यादा हो गया इसका, तो ये इजीली ट्रांसमिट हो गया ह्यूमन में और ये फैल गया। तो फर्स्ट केस 2009 में मेक्सिको में देखा। इंडिया में ओरिजिन हुआ या ट्रांसमिट हुआ किसी अदर कंट्री से? इंडिया ओरिजिन में फर्स्ट केस आया, तो वो मेक्सिको में फर्स्ट टाइम 2009 में ये नया वायरस डिटेक्ट हुआ। तो ये नोवल H1N1 या पैंडेमिक H1N1 कहा गया है। वहां से फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि ये इजीली ट्रांसमिट हो गया। आपका एक केस, हाँ आप पूछना था कि ये जो अभी रिसेंटली जो बहुत सारे केसेस हुए इबोला और ये बर्ड फ्लू स्वाइन, क्या ये सारे टाइप्स एक मतलब ये सेम फ्लू ही है और इनके सिम्टम्स क्या सेम होते हैं या डिफरेंट है? सी बर्ड फ्लू और ये बैरियर को ब्रेक करके ह्यूमन में आ गया, इस करके ये स्प्रेड नहीं कर पाता है क्योंकि वो 2-4 केसेस एक कम्युनिटी में होके खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो एनिमल वायरस है, वो ह्यूमन वायरस नहीं है, राइट? तो बर्ड में होता है बाय मिस्टेक, कभी वो एनिमल ह्यूमन बैरियर को ब्रेक करके ह्यूमन में 2-4 केसेस होते हैं और वो खत्म हो जाता है। व्हाट अबाउट इबोला? इबोला इज अ वायरस जो ह्यूमन केसेस कॉज करता है, ज्योग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड है, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। अगर वो ज्योग्राफिक बैरियर कभी ब्रेक करेगा तो वो वर्ल्ड में हैवक क्रिएट कर सकता है। तो उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया, बहुत अच्छी तरह से चेक किया गया और जो केसेस स्प्रेड कर रहे थे उसको अच्छी तरह से सारे दुनिया के गवर्नमेंट्स ने उसको अच्छी तरह से रोका एंड एक्चुअली वी हैव प्रिवेंटेड अ वेरी वेरी बिग पैंडेमिक। सो दैट्स वाज अ वेरी ग्रेट एफर्ट ऑफ ऑल। इसमें प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज क्या इसका ये जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा ये जो फ्लू है इसको इससे प्रोटेक्शन की अगर प्रैक्टिस करें तो किसी भी चीज के लिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज को तो कोई मना ही नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ग्रेट ऑडियंस। पहले तो शुरुआत में मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, I'm standing in between your lunch and मैं बोला जा रहा हूँ। And secondly, बचपन में मैंने हिंदी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड नहीं की, हिंदी थोड़ी हुआ है, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आप स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है, सारे जो फर्स्ट पहले तो मैंने बहुत सारी चीज़ डिस्क्राइब कर दी है,
आगे बहुत ज्यादा बताने को नहीं रहा, ठीक है। सत्य तो यह है कि स्वाइन फ्लू में स्वाइन बेचारा मारा गया, बेचारा बदनाम हो गया तो H1N1 आया। And every 15 years we tend to have a pandemic. 15-20-21 बीच में आते हैं। एक टीचर हमारे थे, हम जब स्टूडेंट थे तो मैंने समझाया था भाई ये जो इन्फेक्शन और ह्यूमन बीइंग की वही है जो दो जानवरों के बीच की लड़ाई है। डायबिटीज और ये सब बीमारियां अलग होती हैं, ये जो होते हैं जो इन्फेक्शंस, ये दो जानवरों के बीच की लड़ाई है, कभी वो जीतते हैं कभी हम। सो आप एक दवाई बनाते हैं उसे लड़ने के लिए, वो कुछ दिनों बाद फिर से चेंज करता है, अपना कुछ चेंज करके फिर वापस आता है। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। किसी ने पूछा कि आया कहाँ से, नया कैसे हो गया? नया नहीं, ये वही है, वो अपने आप को बदलते रहते हैं। दे मेक माइनर चेंजेस, दैट इज हाउ नेचर वर्क्स। आपने सुना होगा एवोल्यूशन, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज व्हाट इट इज। इट्स अ फाइट बिटवीन टू स्पीशीज। तो जब वो चेंजेस इतने मेजर हो जाते हैं कि उसकी जो नए तरीके से बन गया वायरस, उसके खिलाफ हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, देन वी टेंड टू हैव अ पैंडेमिक। फिर ये तो थियरिटिकल बात है, बात आई कि हमें क्या करना क्या है। तो ये अच्छी बात ये है कि सबने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। हर आदमी को कभी न कभी सर्दी, नज़ला, जुकाम, बुखार हुआ होगा, एंड एक्चुअली वो सब फ्लूज ही रहे होंगे। ये अलग बात है कि आज आप बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू सुन के सब जो है वो कर रहे हैं, इसमें खराब बात नहीं है, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। बी अवेयर बहुत अच्छी मोटिव है। इसमें एक वर्ड और मैं ऐड करूंगा, डोंट पैनिक। बी अवेयर, बी अलर्ट, डोंट पैनिक। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक जगह हमें थोड़ा सा घबराना है, थोड़ा सा उनको देखना है। वो है कि 2 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, जो 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनके लिए हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं सोचना उनके में अगर आपके घर में कोई ऐसा हो और उनके में कुछ होता है तो तुरंत ये सोचिए कि हाँ इनमें हमें थोड़ा ज़्यादा हमें रखना चाहिए। एक्चुअली हमें कोशिश करना चाहिए हर साल, जैसे रमिता जैन मैम ने बताया कि आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इसके अलावा जिनको कोई और क्रॉनिक बीमारी मतलब जो लंबे दौर से दवाइयाँ चल रही हैं, लाइक किडनी की बीमारी है, डायबिटीज है, किसी को फेफड़े की बीमारी है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, इनहेलर्स ले रहे हैं, ये सब चीजें जो है अगर ऐसे मरीज हैं इनके लिए हमारी बहुत रिस्क है। किसी ने भी एक सवाल पूछा कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा एक मेजर रिस्क फैक्टर इसमें है मोटापा या ओबेसिटी। हमारे यहाँ जितने मरीज भर्ती हो रहे हैं, मतलब भर्ती तो वही होंगे जो सीरियस होंगे, तो उसमें से 70 से 80% यही होते हैं जिनको ब्रोंकाइटिस है, साथ में स्वाइन फ्लू आ गया, डायबिटीज है, साथ में स्वाइन फ्लू आ गया, या वो मोटे हैं। मोटे मतलब ये नहीं हर आदमी आजकल थोड़ा बहुत मोटापा वो नहीं, मॉर्बिड ओबेसिटी बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें फर्क पड़ता है। अदरवाइज आपको ज्यादातर डरने की जरूरत नहीं है। ओपीडी भी हम लोग चलाते हैं स्वाइन फ्लू की, उसमें पिछले हफ्ते तक 150 से 200 मरीज के बीच में आ रहे थे, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। पिछले 3-4 दिन से हम लोग अराउंड 100 के आसपास आ गए हैं। मरीज जो भर्ती हो रहे हैं वो भी कम हो गए हैं। पहले हर दिन 5-6 करके सीरियस भर्ती हो रहे थे, अब 1-8 हो रहे हैं। एक तरीके से हमें डरने की जरूरत नहीं, शायद नीचे जा रहे हैं, पर इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अभी, क्योंकि होली आने वाला है। मैं बहुत मतलब I would from the bottom of my heart I would like to हो कि आप ज्यादा जो है जो छींक रहे हैं प्लीज घर पे रहें, जाके होली खेलने की चेष्टा ना करें, गीला हाथ लेके दूसरों को ना रखें, वरना मरीज बढ़ते हैं तो परेशानी तो होती है भाई, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखें, होली आ रहा है, डोंट अवॉइड वेट कलर्स, जाके बहुत जोश में आके करके एक छींक रहे दूसरे रंग लगा रहे हैं, ये अवॉइड करिए, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा नहीं कहना, आपको जो पूछना पूछ सकते हैं। आप कुछ भी ना करें तो ठीक हो जाते हैं।
तो बस अगर होता भी सिंपल तो मैम ने बोला कि अभी टेस्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे बस इतना पूछना है कि क्या ये टेस्ट हो सकता है कि इससे मतलब प्रिकॉशंस ले सके या नहीं। अगर क्योंकि टेस्ट हो जाए तो, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोअर मिडिल क्लास है इसमें ज़्यादा भय है इन सब चीज़ों का, और ये बहुत मतलब सबके पास अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तो टेस्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सभी प्रिकॉशन करेंगे। ऐसा कुछ हो नहीं है तो हमें कर्पूर पे भी पैसे खर्च करने की कोई खास जरूरत नहीं है। 90 to 95% वो भी पैसा हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज बात आई कि क्या टेस्ट हो सकता है? हाँ, टेस्ट हो सकता है कि हमें देखना पड़ेगा, वो लंबा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी 95% तो वैसे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और बात रहेगी और भी अच्छा सिंपल भाप और गरारे करने के पैसे भी नहीं लगते, वो तो घर पे ही कर सकते हैं, तो उसके लिए कर्पूर लौंग भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। माइक ऑन करो। आगे आगे पूरी नींद का जो नहीं बेसिकली ये है कि आपको ये एक्चुअली है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया सिंड्रोम वाले मरीजों के जो भी उसमें इसके एक्चुअली पूरी नींद है कि लंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट आपको 6-8 घंटे की नींद है तो बहुत है, बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है। सबसे बात और नाम लिखिए इधर सामने संदीप सिंह आरती यादव, हेमंत कुमार सिंह, इन सबने नाटक में हिस्सा लिया था। शिशिर कुमार सिंह, शिशिर कुमार सिंह, हर्ष देओल, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, एक बार कोई काम नहीं है। आपके इस महाविद्यालय में 2 विद्यार्थी एमडी लॉ कॉलेज से भी थे और एमडी स्टूडेंट थे। वैष्णवी अवस्थी लॉ ने इस नाटक को लिखा और इसका निर्देशन किया। भीष्म जी इनको निर्देशन के लिए और लेखन के लिए की ओर से हाँ भाई आ रहे हैं। किसी के नाम करेक्ट हो जाएगा, ये खाली दीजिए बाद में नाम दूसरे प्रधान इस पर नाम नहीं लिखा हो, बाद में नाम दिख जाएगा। रबली में डाल लो। आप नाम लिखवा देना। आइए बताते रहो, ताली बजाते रहो। कविता पटेल आपने रोक दिया, यहाँ पर नाम नहीं था कुछ, लेकिन बड़े डॉक्टर